रिसर्च के फीचर्स में सबसे पहला क्या है कि रिसर्च क्यों किया जाता है। 2 नंबर पे आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम, कोई एक प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। पहला और क्या है, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर, कि आगे क्या हो सकता है, उसके प्रेडिक्शन के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। जैसे किसी बिहेवियर पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, 2 चीज़ के बीच में रिलेशन खोज रहे हैं, अलग-अलग टॉपिक्स के बीच में क्या संबंध है वो हम लोग को देखना है। तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर का सॉरी, वो कैसे होगा उसके लिए हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या-क्या टॉपिक है, उनके बीच में क्या रिलेशंस है, 2 चीज़ों के बीच क्या संबंध है, किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं। तो उससे एक रिज़ल्ट निकलेगा, एक संबंध स्थापित होगा, एक बात पता चलेगी, है ना? अज्ञात से ज्ञात की तरफ हम जाएँगे तो कुछ मालूम चलेगा कि ऐसा हो रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, इससे क्या पता चलेगा, उस नॉलेज का यूज़ करके हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे 2 चीज़ों के बीच संबंध है, एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, उसके बीच में हमने पॉजिटिव कोरिलेशन पाया। पॉजिटिव कोरिलेशन पाया तो क्या पता चला कि एक्स अगर बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, ठीक है? तो इससे ये पता चला कि अगर भविष्य में एक्स बढ़ता है तो क्या होगा, भविष्य में वाई भी बढ़ेगा। तो इससे जो है प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर जो है ये किया जा सकता है। सॉल्यूशन टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम, हर जैसे मान लीजिए कि हमने हमारे 1 सेकंड रुकिएगा, हम पीछे कुछ सपोर्ट लगा लें बैक में। का जितना चप्पल है, आप देखते हैं कि सारे चप्पलों में एक समस्या क्या आती है कि चप्पल का ऊपर वाला ऐसे फीता वाला एरिया होता है, वो वैसे का वैसे रह गया, सब कुछ वैसे का वैसे रह जाता है और चप्पल घिस के खत्म हो जाती है, तुरंत बैठ के खत्म हो जाता है। तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम है। आपने स्टडी किया इस प्रॉब्लम की तरफ कि ये प्रॉब्लम है, ये चप्पल जो है ऊपर फीता वैसे का वैसे रह जाता है और नीचे चप्पल घिस के इतना पतला हो जाता है कि चप्पल पहनने लायक नहीं रहती। तो इसका सॉल्यूशन कैसे ढूँढेंगे? सॉल्यूशन ढूँढने के लिए आपने देखा है कि इसके फ़ोम को देखते हैं। तो चप्पल में जिस फ़ोम का यूज़ हुआ है, ठीक है? जिस मटेरियल का यूज़ हुआ, आपने पाया कि वो मटेरियल बहुत जल्दी घिस जाता है और बहुत जल्दी दब जाता है। तो हमें क्या करना होगा, चप्पल के नीचे जो लेयर है, ज़मीन वाला जो लेयर है, जो ज़मीन से टच होता है, उसमें कड़ा मटेरियल का लेयरिंग करना होगा। कड़े मटेरियल मटेरियल का लेयरिंग जब हम कर देंगे, तो चप्पल जल्दी घिसेगी नहीं। तो जब चप्पल जल्दी नहीं घिसेगी, तो चप्पल लॉन्ग टाइम चलेगी। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि एक खोज की, उस खोज से एक बात पता चली, उस बात का उपयोग किया आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में। यहाँ पर चप्पल वाले एग्ज़ाम्पल में जो है प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था कि चप्पल का जल्दी घिस जाना। आपने खोज के क्या निकाला कि खोज के ये निकाला कि ये जो मटेरियल है, ये जल्दी घिस जाता है और आपने सॉल्यूशन क्या निकाला? उस मटेरियल के नीचे एक और मटेरियल की लेयरिंग कर दी। उसके बाद तीसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम लोग, एक्यूरेसी एंड प्रिसिज़न, ठीक है? अब ये एक्यूरेसी एंड प्रिसिज़न की क्या बात है? रिसर्च का एक फीचर है, ये एक्यूरेट होता है और प्रिसाइज़ होता है ना? ये लगभग और अंदाज़ और ये वो चीज़ों की बात रिसर्च नहीं करता है। अगर एक्यूरेट नहीं होगा, प्रिसाइज़ नहीं होगा, तो रिसर्च कहलाने का कोई पॉइंट नहीं है उस चीज़ को, ठीक है? तो रिसर्च का राखी कुमारी ये कौन है? तो रिसर्च का एक फीचर इम्पोर्टेंट ये है कि रिसर्च एक्यूरेट होता है, प्रिसाइज़ होता है। एक्यूरेट मतलब सटीक, प्रिसिज़न का मतलब भी वही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी इज़ अ फीचर ऑफ रिसर्च। अब आपको कैसे इसमें क्वेश्चन आएगा? इसमें बोला है कि 4 ऑप्शन दे करके कौन-सा एक रिसर्च का फीचर नहीं है या कौन-सा एक रिसर्च का फीचर है। देख के समझना होगा, आपने जितने अच्छे से रिसर्च को समझा होगा कि शोध क्या है और शोध कैसे करते हैं, इनके विभिन्न चरण क्या है, उतने अच्छे से आप शोध को डिफ़ाइन कर पाएँगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग धीरे-धीरे चीज़ों को बढ़ के अच्छे से, जैसे कहते हैं ना कि एक कौर को एकदम चबा-चबा के खाना चाहिए ताकि वो शरीर में लगे। तो मेरे पढ़ाने की शैली वैसे ही है। हो सकता है जो बहुत अच्छे बच्चे हों या जिन्होंने पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई की, उनको लगता होगा कि क्यों इतना, मतलब तुरंत बता के निकल जाइए, तुरंत बता के निकल जाएँगे, याद नहीं रहेगा, याद भी तो कराना है। तो इतने अच्छे से समझिए कि आप किसी को एकदम पढ़ा सकें। हम आंसर जो देखे आज, एक आंसर आया था निधि दी का, वो वेरिएबल के ऊपर, वो इतना अच्छा आंसर था, उस आंसर की क्वालिटी इतनी अच्छी थी लिटरली
कि हमको लगता है कि वेरिएबल को अगर आप कंटीन्यूअस वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, तो उतना अच्छा आंसर 90% ऑफ स्टूडेंट तो नहीं दे पाएँगे, मतलब 90% ऑफ स्टूडेंट जो पढ़ के समझेंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे आप लोग के लिए, देखने के लिए। यही होता है ना, जब किसी चीज़ को आप बेटर वे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आप उसको इतने अच्छे से लिख पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो जब लिख पाएँगे, एक्सप्लेन कर पाएँगे तो कैसे नहीं क्वेश्चन बनेगा। तो हमारे पास हमारे पढ़ने का वही है कि श्योरिटी होनी चाहिए कि क्वेश्चन बनना चाहिए। ये नहीं कि हाँ, सब कुछ पढ़ लिया, जान लिया, क्वेश्चन बनाते टाइम नहीं बना। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक-एक चीज़ को डिटेल से इतने अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ैक्टली ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन इसके अराउंड आ सकता है, इसके कांसेप्ट से यूज़ करके आ सकता है। कोई नहीं जानता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन क्या आएगा, रिपीट नहीं होते एमसीक्यू क्वेश्चन नेट में। तो चलिए टॉपिक पे वापस देखते हैं, रिलायबिलिटी। नाउ रिलायबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो रिसर्च का एक फीचर क्या है, रिलायबल होता है रिसर्च, है ना? यानी कि रिसर्च विश्वसनीय होता है, उसपे विश्वास किया जा सकता है। विश्वसनीयता का क्या मतलब है? अगर कोई चीज़ रिसर्च के द्वारा नहीं निकली है, तो क्या वो विश्वसनीय है? उस पे विश्वास किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। और अगर रिसर्च के द्वारा निकली है, तो उसमें विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उसमें वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। अब वैज्ञानिक विधियों के ऊपर हम क्यों भरोसा करें? क्यों विश्वास करें हम वैज्ञानिक विधियों के ऊपर? इसीलिए विश्वास करें क्योंकि जब हमने वैज्ञानिक विधियों को पढ़ा, तो हमने जाना कि उसमें जो है ना, सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी का डिफरेंस जैसा होता है, तो उसको करने की क्षमता होती है। ऑब्जेक्टिव चीज़ों की तरफ जाता है, मैथमेटिकल, लॉजिकल, एक्सपेरिमेंट, एविडेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो विश्वास के योग्य इसीलिए है क्योंकि वैज्ञानिक मेथड जो है उसके फीचर्स अलग है। उसके बाद वैलिडिटी, रिसर्च वैलिड होता है। हमने एक रिसर्च किया जो कि वैलिड हो ही ना, जो कि इनवैलिड है, ठीक है? अगर कोई रिसर्च इनवैलिड है, तो करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो ये बेतुकी बात है कि रिसर्च इनवैलिड होगा। तो रिसर्च क्या होता है? रिसर्च का एक फीचर है वैलिडिटी। लेकिन विथ द टाइम, चूँकि विज्ञान आगे बढ़ते जाता है, नए-नए दृष्टिकोण आते जाते हैं, चीज़ों को नए तरीके से फिर से देखा जाता है, फिर से खोजा जाता है। तो वो क्या होता है कि रिसर्च की वैलिडिटी पे प्रश्न भी उठता है। लेकिन वो नए पर्सपेक्टिव में, नई जगहों पर, नए दृष्टिकोण में ऐसा होता है। लेकिन इन जनरल अगर हम रिसर्च के फीचर्स की बात करें, तो रिसर्च क्या होता है? वैलिड होता है। उसके बाद क्या है, 6 नंबर पे आप देख रहे हैं कि रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक प्रोग्राम, ठीक है? ये एक वैज्ञानिक प्रोग्राम है। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक कि कोई सिविलियन मतलब नॉन साइंटिफिक कुछ वैसा है। तो साइंटिफिक प्रोग्राम को तो डील करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ ही रहे हैं। उसके बाद है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। रिसर्च के ये फीचर्स हैं कि ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। या तो क्वालिटेटिव होगा या तो क्वांटिटेटिव होगा। उसके बाद रिसर्च का एक फीचर क्या है? क्वेस्ट फॉर आंसर। क्वेस्ट मतलब तलाश है। ये एक तलाश है उत्तरों की खोज में। हम क्या करते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था कि लोग पीएचडी किस-किस कारण से कर रहे, सॉरी, लोग रिसर्च किस-किस कारण से करते हैं। जिसमें एक कारण हमने देखा था पैशन, ठीक है? और वो पैशन कहाँ से आ रहा है? हमको रिसर्च करने का पैशन है। रिसर्च में करते क्या है? रिसर्च में बेसिकली सवालों का जवाब ढूँढते हैं हम लोग। तो क्वेस्ट फॉर आंसर, जिसमें सवाल के जवाब ढूँढते हैं हम लोग रिसर्च में, जिसका ये मोटिव है कि नहीं, हमको ये चीज़ ढूँढना है, ये चीज़ हमको पता लगाना है, वो रिसर्च करेगा। तो रिसर्च का एक फीचर क्या हुआ? क्वेस्ट फॉर आंसर्स। उसके बाद पेशेंट एक्टिविटी। पेशेंट एक्टिविटी, तो यहाँ पे पेशेंट एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि मेडिकल पेशेंट जो है रोगी, ठीक है? पेशेंट पेशेंस वर्ड से आ रहा है यहाँ पे, कि एक बहुत ही पेशेंस के साथ करने वाला काम है, किया जाने वाला काम है रिसर्च। विदाउट विदाउट पेशेंस के आप इसको नहीं कर सकते। लंबा प्रोसेस है ना? बहुत पेशेंस के साथ बार-बार रिपीट करना होता है। आपने एक काम किया, अब जैसे यूजुअली हम लोग के जो कार्य संपादन की आदतें होती हैं, उसमें क्या होता है, काम को लिया, भिड़ गए करने के लिए। एकदम पूरा झोंक दिया, इतना ताकत था ऐसे-वैसे, अगर ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं तो क्यों? लक्ष्य होता है कार्य संपादन, कार्य निष्पादन। काम आया, लिस्ट आया, ख हटाते जाओ, लिस्ट को काटते जाना है। एक काम खत्म किया, दूसरा काम खत्म किया, तीसरा काम खत्म किया, ऐसे हम लोग काम करते हैं। रिसर्च में क्या हो जाता है, एक काम खत्म करके आगे बढ़े, अब दूसरे स्टेप पे आए, फिर दूसरा स्टेप करके आगे बढ़े, फिर पता चला कि अरे यार, वापस पहले स्टेप में जाना होगा, वहाँ पे कुछ चेंज करना होगा। फिर पहले स्टेप से दूसरे स्टेप पे आए, फिर उसके बाद पता चला कि फिर वहाँ पे जाना होगा। तो लिटरली क्या होगा कि एक साइक्लिक प्रोसेस,
प्रोसेस के रूप में आप कई बार इधर से यहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिर आपको लगेगा अरे कुछ वहाँ पे चेंज करना था, फिर वापस आएँगे। तो इसके लिए ना पेशेंस चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि स्टेप वाइज़ काम है कि एक कर लिया, फिर नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया। वो कितना भी अच्छा आप रिसर्च करेंगे ना, तो ये करना ही पड़ेगा। करते, करते, करते जब आप बहुत अनुभवी हो जाएँगे, तब 6 साल, 7 साल, 8 साल या 12 साल का रिसर्च अनुभव जब हो जाएगा, तब जा कर के आपको हो सकता है कि ऐसा ना करना पड़े। इसके बाद रिसर्च की एक जो प्रमुख विशेषता है वो है सोशल रिलेवेंस, उसका सामाजिक संदर्भ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीएचडी के वाइवा में आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और अगर नहीं देखा होगा तो देखेंगे आगे कि आपने जो काम किया उसका क्या सेंस है, क्या उससे फ़र्क पड़ जाएगा सोसाइटी पे, है ना? सोशल रिलेवेंस क्या है? अब जैसे हमने ऑटिस्टिक बच्चों के ऊपर काम किया, सपोज़ कि ऑटिस्टिक बच्चों के लैंग्वेज एक्विजिशन की जो मतलब तरीके हैं, जैसे आप जानते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चों में थोड़े से अलग होते हैं वो बच्चे, है ना? तो उनमें जो लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब भाषा को सीखना, जैसे हम लोग भाषा को सीखते हैं, तो उनका भाषा का सीखने का तरीका भी थोड़ा अलग होता होगा। तो मान लीजिए इस पर हमने रिसर्च किया, कोई स्टडी की और अगले ने हमसे पूछा कि बताओ तुम्हारी स्टडी का क्या रिलेवेंस है? तो हम ये कहेंगे कि ऑटिस्टिक बच्चों के लैंग्वेज एक्विजिशन पे जब हम रिसर्च करते हैं और जब हम पाते हैं कि उनका लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे आम बच्चों से अलग है, तो हम एक स्कोप क्रिएट करते हैं कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, उनका लैंग्वेज एक्विजिशन अच्छे से हो पाए। ऐसे किसी थेरेपी बनने का रास्ता प्रोवाइड करता है वो, है ना? जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफ़ाई करने का कोशिश करता है। और देखिए कि इन फैक्ट अगर बात की जाए कि कोई एक पॉपुलेशन या कोई एक सैंपल लेकर के पॉपुलेशन ही मान लीजिए, पॉपुलेशन पे आप रिसर्च करते हैं, तो मान लीजिए कि आप एक स्टडी कर रहे हैं कन्वीनियंस पे। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? कन्वीनियंस का मतलब होता है हिंदी में क्या कहेंगे? सहूलियत, ठीक है? सहूलियत कि आप एक किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में हैं, ठीक है? मान लीजिए कि एक आर्किटेक्ट की कंपनी है, बिल्डिंग्स बनाती है, बिल्डिंग्स डिज़ाइन करती है और उसमें आप एक रिसर्च एनालिस्ट हैं और आपको क्या करना है कि वहाँ पे देखना है कि हमने जो बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाया, ठीक है? डिज़ाइन बना दिया, बिल्डिंग फंक्शनल है, सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सपोज़ कि कोई ऑफ़िस बिल्डिंग है। तो उसमें लोगों को जाने-आने में कितनी सहूलियत महसूस होती है हर जगह, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने में, एक ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस को लोकेट करने में, हमें इसका पता लगाना है। तो ऐसी चीज़ें भी क्या होंगी कि आप इसका पता लगाएँगे तो आपके आर्किटेक्चर को और बढ़िया बनाएगा कि कहाँ पे क्या है। आपने कुछ बिल्डिंग्स देखी होंगी कि कुछ बिल्डिंग्स अपने आप ही अगर नोटिस करेंगे तो आप जाएँगे, पहली बार ही जाएँगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ वहाँ पे है, वो चीज़ वहाँ पे अपने आप ही। और कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होंगी जैसे कोई कॉलेज हो आपका या कुछ हो ऐसा, पता ही नहीं चलेगा। आप 4 साल, 5 साल के बाद भी जाएँगे तो भी दिमाग पे ज़ोर डालना पड़ेगा कि ये काउंटर किधर है, वो काउंटर किधर है। तो आर्किटेक्चर में ऐसे रिसर्चेज़ किया जाता है। तो मान लीजिए कि आप वैसे हैं आर्किटेक्चर कंपनी में रिसर्च एनालिस्ट। तो आपने क्या किया कि देखा कि सहूलियत लोगों को ढूँढने में कितनी होती है, कोई भी जगह पे या किसी भी पॉइंट को आपने उसपे स्टडी किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी स्टडी का सोशल रिलेवेंस क्या है? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि हमारी स्टडी का सोशल रिलेवेंस ये है कि हम एक आर्किटेक्ट हैं, जब हम ऐसी पब्लिक बिल्डिंग्स बनाएँगे, जिसमें लोगों को बिल्डिंग्स के पार्ट्स को ढूँढना और उसको याद करना, मेंटल मैप बनाना आसान रहेगा, तो ये काफ़ी कन्वीनिएंट होगा लोगों के लिए। क्योंकि जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, सर्विस डिलीवरी करते हैं। जैसे मॉल है, वो आपको मार्केटिंग सर्विसेज़ डिलीवर कर रहा है। सरकारी ऑफ़िस है, तो वो सरकारी ऑफ़िस की जो सर्विसेज़ है वो डिलीवर कर रहा है। तो इससे क्या होगा, सहूलियत होगी तो भीड़ कम लगेगी, प्रॉब्लम कम होगी, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। तो हर एक जो स्टडी है, हर एक जो रिसर्च है, उसका कुछ न कुछ सोशल रिलेवेंस होना बहुत ज़रूरी है। और उसका एक फीचर भी है कि सोशल रिलेवेंस होता है आपके रिसर्च का और ये आपको तभी पता चलने लगता है जब आप उस प्रश्न को उठाते हैं क्योंकि उस प्रश्न के पीछे अमूमन एक ये भी रहता है कि हाँ भाई हम जो काम कर रहे हैं उससे सोसाइटी को ये फ़ायदा होगा, हम जो प्रॉब्लम है जिस क्वेश्चन को उठाए हैं उस क्वेश्चन के आंसर से क्या फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा, ठीक है? अगर आप आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं, ठीक है? वो भी एक प्रोसेस था, हालाँकि साइंटिफिक प्रोसेस नहीं कहेंगे वो, पर उसका भी कुछ परिणाम हुआ, उस परिणाम ने कुछ सॉल्यूशन दिए, उसका सोशल रिलेवेंस था।
आगे देखते हैं कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अब इस पे तो हम लोग कई बार बोल चुके हैं, तो इसको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं डील करके बताने की कि सिस्टमैटिक प्रोसेस क्या होता है। ज़ाहिर-सा बात है, सिस्टमैटिक और स्टेप वाइज़ प्रोसेस है कि हम लोग एक-एक स्टेप करके, एक-एक स्टेप को अच्छे से करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अच्छे से करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कहीं पे फिर आगे लगता है कुछ चेंज करना है, तो फिर वापस पीछे जाते हैं। तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। दूसरा क्या डिज़ाइन्ड प्रोसेस है और साइक्लिकल है। रिसर्च कभी खत्म नहीं होता है। अब जैसे आप लोगों को पता होगा, साइकोलॉजी में नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है? एक ही बार नोबेल प्राइज़ मिला है सबको साइकोलॉजी में, किसको मिला है कोई बता सकता है? पेवलव को। मारेंगे ऐसा मारना, पाव्लोव को नोबेल प्राइज़ मिला है। सर फिर से क्वेश्चन। साइकोलॉजी में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? एक ही नोबेल प्राइज़ मिला है दुनिया में अब तक साइकोलॉजी में। चलिए हम बता देते हैं, आमोस त्वर्स्की और डेनियल कैनीमैन, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है? ये 2 लोगों के जोड़े को मिला है, इसमें से एक व्यक्ति अभी जीवित नहीं है, त्वेर्स्की प्लस डेनियल कैनीमैन। नोबेल प्राइज़ आपको तब मिलता है जब आप कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है। साइकोलॉजी में किसी को नहीं मिला था, इन दोनों को मिला, इन दोनों जोड़ी को। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जोड़ी में एक बंदा था स्टैटिस्टिशियन, ठीक है? और दूसरा बंदा था साइकोलॉजिस्ट। इन लोगों ने बहुत सारी किताबें भी लिखी और किताबें बहुत बेजोड़-बेजोड़ है। ब्लिंक नाम है एक किताब का। ब्लिंक मतलब जैसे आप पलक झपकते हैं ना, तो उतने देर में आपके दिमाग में क्या-क्या हो जाता है। इस तरीके से कुछ है। उसके बाद इन्होंने जिस एरिया पे काम किया, वो एरिया है कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग, यानी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एक नया सब्जेक्ट शुरू किया इन्होंने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर की साइकोलॉजी। अब इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर, कोई व्यक्ति क्या खरीदता है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर कहाँ साइकोलॉजी लग रही है कंज्यूमर बिहेवियर में, ठीक है? कहाँ साइकोलॉजी लग रही है, ये जो है इसके बारे में इन्होंने, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो आप लोग मिटा दिए ना, आप लोग लिख लीजिए नाम इसका बड़े अक्षरों में, ठीक है? एमोस त्वेर्स्की, ये इज़राइली बंदा था, और डेनियल कैनीमैन, ये कहाँ के थे इनका नहीं पता हमको। नाम लिख लीजिए इन लोग को, नोबेल मिला था बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के लिए। नेट में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इंटरव्यूज में पूछा जाता है। चलिए, तो हमने क्या जाना कि रिसर्च एक डिजाइन्ड प्रोसेस है जो साइक्लिकल होता है। रिसर्च कभी खत्म नहीं होता है। जैसे इन लोगों को मिला, क्या मिला? नोबेल प्राइज मिल गया, तो लगा कि हाँ चलो नोबेल प्राइज मिल गया, एक ब्रांच शुरू हो गया, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स नाम से एक ब्रांच स्टैब्लिश हो गया, है ना? चलो एक चीज बन करके आ गई। बट रिसर्च की दुनिया में ऐसा नहीं होता है ना? कोई प्रोडक्ट फाइनल बन के नहीं आता। अगर कोई स्ट्रीम शुरू हुआ, नया ब्रांच शुरू हुआ, तो वो एक बीज में से ना प्रस्फुटन हुआ, वो एक नया पौधा उपजा, एक नया जीवन उपजा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना? वो वृक्ष बनेगा, उसमें अलग-अलग शाखाएँ होंगी, अलग-अलग ब्रांचेज़ होंगी, अलग-अलग जीव आएँगे, एक अलग इकोसिस्टम बनेगा। तो लिटरली क्या है कि एक तरीके से एक नई सृष्टि का छोटे स्तर पे निर्माण होता है जब कोई विषय बनता है, अस्तित्व में आता है। तो अब आमोस त्वर्स्की ने रिसर्च करके बना तो एक टर्म लाया और एक सब्जेक्ट बना दिया, लेकिन अब क्या होगा? इसके ऊपर और आगे रिसर्च होंगे, क्या वो रुक जाएगा? वहीं नहीं। तो आप जितना रिसर्च करते जाएँगे, रिसर्च का रास्ता उतना ही खुलते जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए रिसर्च का एक डिजाइन्ड प्रोसेस है और साइक्लिकल प्रोसेस है और एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, अगर सही देखिए तो। रिसर्च और स्टडी, स्टडी आपकी एंड हो सकती है, ठीक है? आपका जो प्रश्न है उसका आपको उत्तर मिल सकता है, लेकिन रिसर्च कभी एंड नहीं हो सकता, क्योंकि हर उत्तर एक प्रश्न को भी जन्म देता है। इसके बाद आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है? इसके लिए आप लोग क्वेश्चन गेम खेले होंगे बचपन में। वो एक दूसरे को एनवाय करने के लिए हम लोग यूज करते थे। कुछ भी जवाब देगा तो उस पर से क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी जवाब देगा उस पर से क्वेश्चन पूछना है। जीतेगा कौन? जो दोनों में से पहले चुप हो जाएगा, है ना? बचपन में आप लोग भी किए होंगे। खाली सवाल पे सवाल पे सवाल, और जो पहले एनवाय होके छोड़ देगा वो हार जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन गेम है ना,
इस गेम का इस्तेमाल जो है ना रिसर्चर्स भी करते हैं कई बार। जब मल्टीडिसिप्लिनरी में लोग बैठते हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्या पका रहे हैं एक-दूसरे से, खाना खाए? हाँ, क्यों खाए? क्यों खाए? क्योंकि भूख लगा था। भूख क्यों लगा था? क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज़ की कमी हुई थी। बॉडी में ग्लूकोज़ की कमी क्यों हुई थी? क्योंकि समय पे खाना नहीं खाया था। समय पे खाना क्यों नहीं खाया था? क्योंकि मम्मी घर पे नहीं थी। मम्मी घर पे क्यों नहीं थी? तो लिटरली इस तरीके का जो स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चन्स है ना कि रैपिड फायर, इस तरह की ये एक प्रैक्टिस भी है समझे रिसर्चर्स के बीच में। अगर आपको अपना क्वेश्चन फाइंड करना और आपको जल्दी से पहुँचना है अपने चीज़ों पे, तो इस तरीके का क्वेश्चन गेम करके आप जो है ना अपने रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च टॉपिक तक जल्दी पहुँच सकते हैं। जैसे एक टॉपिक मिला, उस पे अगले ने क्वेश्चन किया, फिर उस पे क्वेश्चन किया, फिर उस पे क्वेश्चन किया। कहीं न कहीं तो कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे गैप है, इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने नहीं दिया है और वही हो जाएगा आपका रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है? ये भी एक तरीका है रिसर्च क्वेश्चन खोजने का, इंटरेस्टिंग। तो आगे आते हैं रिसर्च के ऊपर। ऑब्जेक्टिविटी रिसर्च सब्जेक्टिव होता है क्या? नहीं भाई, सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव होगा तो उसको एक्सपीरियंस कहेंगे, रिसर्च थोड़ी ना कहेंगे। तो जब चीज़ें सब्जेक्टिव होगी तो वो एक्सपीरियंस कहलाएंगी, उसको रिसर्च हम नहीं कह सकते। रिसर्च का मतलब है ऑब्जेक्टिविटी, यानी हर व्यक्ति को दिखे तो समान दिखे। ये नहीं कि एक कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी ना कि कुछ लोगों को जो है एक हाथी छूने के लिए दिया गया, ठीक है? और सबके आँख पे पट्टी बाँध दी गई, तो किसी ने उसका कान छुआ, तो बोला कि ये जो है क्या है? ये तो सूप है, ठीक है? जिसने उसका पूँछ छुआ, तो बोला कि ये तो लगता है कि नारियल का रस्सी का गुच्छा है, ठीक है? जिसने इसका पैर छुआ, बोला कि खंभा है, जिसने उसका सूँड छुआ, बोला कि केला का खम्भ है। तो किसी को पता नहीं चला कि क्या है। तो यही है, इसी को कहते हैं सब्जेक्टिविटी, है ना? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस। तो वो क्या है, सब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर जैसा है, जिसके अंदर जो विचार है, जो इन्फॉर्मेशन को जैसे प्रोसेस कर रहा है, वो उसको वैसे देख रहा है। लेकिन रिसर्च में इसके लिए जगह नहीं है। रिसर्च में सबको एक जैसा दिखे, ऑब्जेक्टिविटी, हम लोग ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है? सब्जेक्टिविटी नहीं होती है, रिसर्च का फीचर सब्जेक्टिविटी नहीं है। इसके बाद आते हैं हम लोग, एक फीचर है क्रेडिबिलिटी, ठीक है? क्रेडिबिलिटी, रिसर्च क्रेडिबल होना चाहिए, है ना? क्रेडिबल का मतलब एक नहीं कहते कुछ बोल दिए, बोलने वाले का कोई क्रेडिट नहीं है। कौन बोला भाई? तो फलाना बोला, वहाँ पे कहीं से सुनी सुनी बात, उड़ी उड़ाई बात सुना ली है और हल्ला कर दिया अफवाहों की तरह। नहीं, ऐसा नहीं होता। रिसर्च क्रेडिबल होता है, ठीक है? और क्रेडिबल जब है तो इसका एक फीचर आप ये भी समझिए कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं, चाहे आपके गाइड हो या कोलैबोरेटर है, उसकी क्रेडिट स्कोर इतनी ज़्यादा है, क्रेडिट स्कोर लोन लेने वाला नहीं। क्रेडिट स्कोर मतलब कि जितने अच्छे जगहों पे काम किया, जितनी ज़्यादा मतलब समझिए एकेडमिक क्रेडिट, एकेडमिक पहुँच, पहुँच नहीं कह सकते, एकेडमिक रुतबा जितना अच्छा है, तो आपके वर्क की क्रेडिबिलिटी उसके साथ बढ़ती है। फिर आपका रिसर्च मेथड जितना तगड़ा होगा, जितनी तगड़ी मेथोडोलॉजी होगी, जितना एक नंबर एकदम डिज़ाइन होगा, क्रेडिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो रिसर्च का फीचर एक क्रेडिबिलिटी है। दूसरा है फ़ॉल्सिफ़ाएबिलिटी, ठीक है? रिसर्च का एक फीचर है फ़ॉल्सिफ़ाएबिलिटी कि रिसर्च को फ़ॉल्सिफ़ाई किया जा सकता है। यानी उसको फ़ॉल्स किया जा सकता है, उसको गलत किया जा सकता है। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जितने भी रिसर्चर्स को आप देखेंगे एक टाइम पे, आप इतिहास अगर पढ़ते जाओ, मशीन का विकास हो या जो भी विकास हो, वो क्या हुआ है, पिछले चीज़ों को क्वेश्चन करके, उसको फ़ॉल्सिफ़ाई करके फिर कुछ नया बना उसमें, है ना? किसी न किसी पॉइंट पे अगर किसी चीज़ को, थ्योरी को पूरा का पूरा फ़ॉल्सिफ़ाई नहीं किया गया, तो उसके किसी कंपोनेंट को, छोटे से कंपोनेंट को फ़ॉल्सिफ़ाई करके वहाँ पे चेंज किया गया कि यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा ये होना चाहिए, सही है। तो रिसर्च का एक फीचर है फ़ॉल्सिफ़ाएबिलिटी। ये क्रिटिकल क्वेश्चन बन जाता है कि 4 में से आपको दे देगा कि रिसर्च के फीचर में फ़ॉल्सिफ़ाएबिलिटी यानी गलत, क्या बोलते हैं, गलत होने की क्षमता है क्या? तो आप बोलिएगा नहीं, रिसर्च तो हमेशा सही होता है, सुधरे सटीक होता है, गलत कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, रिसर्च का एक फीचर है फ़ॉल्सिफ़ाएबिलिटी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिसर्च का जो एक फीचर है वो है लॉजिकल होना, लॉजिक पर बेस्ड होना। रिसर्च कभी इलॉजिकल नहीं हो सकता है, ठीक है? आलू डालो और सोना निकालो जैसी बात रिसर्च में नहीं हो सकती है। कहते हैं पारस पत्थर और ये वो सब हम लोग कहानी सुनते हैं ना, पारस पत्थर, उस पत्थर से जिस चीज़ को छू देते दिया जाता था, तो वो चीज़ सोना बन जाती थी। तो इस तरीके से जो है
क्या हुआ कि हम लोग बचपन में पढ़े हैं, तो अब इन चीज़ों के लिए रिसर्च में जगह नहीं है। आप करो तो लॉजिकल बात करो, ऐसा कुछ मत करो कि इलॉजिकल हो, इसका कोई रैशनैलिटी नहीं हो, रीजनिंग में कोई जगह नहीं हो, ना इंडक्टिव यूज़ हो रहा है, ना डिडक्टिव यूज़ हो रहा है। उसके बाद हम लोग एक रिसर्च के फीचर को देखते हैं, उसको कहते हैं रेप्लिकेबिलिटी। रेप्लिकेबिलिटी का मतलब है रिपीटेबिलिटी, ठीक है? आप उसको रिपीट क्या कर सकते हैं या नहीं। आपने कुछ ऐसा रिसर्च कर दिया जिसको कोई रिपीट ही नहीं कर पाएगा कभी, है ना? कोई रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा। तो जब रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा तो वो चेक कर पाएगा कि आपने प्रॉपर में सही वे में आपने चीज़ों को किया है, या फिर आपने दिमाग लगा करके, है ना, स्मार्ट वर्क का अर्थ होता है बेईमानी, शॉर्टकट, ठीक है? तो इस तरीके से आपने करके उसको निकाल दिया। मतलब स्मार्ट वर्क का हम यहाँ पे ये मतलब कह रहे हैं, होता नहीं है। उसके बाद क्या है कि कंसिस्टेंसी रिसर्च का एक गुण है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए। जब उसको आदमी बार बार रिपीट करे तो वही रिजल्ट निकले, ठीक है? अगर मान लीजिए कि बुजुर्गों के ऊपर, एक सर्टेन एज ग्रुप के बुजुर्गों के ऊपर किसी ने रिसर्च किया, है ना, तो एक एवरेज जो आईक्यू स्कोर निकला, मान लीजिए कि 75 से लेकर के 90 के एज के बुजुर्गों के ऊपर रिसर्च किया लोगों ने। तो जब रिसर्च किया तो पाया कि एक सर्टेन स्कोर जो है इंटेलिजेंस का, मान लीजिए कि एक्स जो है वो आया। किसी व्यक्ति ने दोबारा उसको रिपीट किया सब कुछ सेम का सेम करके। जब दोबारा उसको रिपीट किया सब कुछ सेम का सेम करके, तो क्या हो जाता है कि स्कोर एक्स आया था, यहाँ एक्स प्लस 40 आ गया, इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया स्कोर में। तो इसका मतलब क्या है कि कंसिस्टेंट नहीं है। आप जितनी बार टेस्ट कर रहे हैं, फिर अगले बार टेस्ट किया तो x-20 आ गया। मतलब स्कोर कभी यहाँ भाग रहा है, कभी वहां भाग रहा है, कुछ कंसिस्टेंसी दिख ही नहीं रही है स्कोर में। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है? टॉयलेट का दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तो लिटरली यही वाली कहानी हो जाती है कि रिसर्च का एक बड़ा फीचर है कि कंसिस्टेंसी, ऐसा रिसर्च में नहीं हो सकता है। अगर हो रहा है तो फिर वॉइस सही से नहीं आ रही है। आ, ठीक है, बाकी सब लोगों को आ रही है क्या मेरी वॉइस सही से? जी जी सर। सर। ठीक है, तो राखी फिर आपका नेटवर्क का इशू हो सकता है, आप एक बार देखिए नेट ऑन ऑफ करके या फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करके, या थोड़ा जगह चेंज करके। इन दिनों काफ़ी नेटवर्क इशू देखने के लिए मिल रहा है सारे नेटवर्क्स में। तो चलिए, इसके बाद क्या है, पारसी मनी एक वर्ड है, ठीक है? अब ये पारसी मनी वर्ड जो है ना, ये सुन के लग रहा है क्या है, पारसी का पैसा है ना पारसी मनी। नहीं, ऐसा नहीं है। पारसी मनी का मतलब है रिसर्च का एक फीचर है कि लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं साइंस ये कहता है ना? ऐसे आप देखेंगे वीडियोस में, यूट्यूब पे रील्स में, साइकोलॉजी ये कहता है, ऐसे नाम, ऐसे जिनका नाम शुरू होता है वो बहुत इमोशनल होते हैं। और हमको लगता है कि यार तुमको बकवास करना था तो करो, साइकोलॉजी का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो ऐसी चीजें करके, है ना? फिर साइंस ये कहता है, अरे साइंस कुछ नहीं कहता है भाई। साइंस आदमी थोड़ी ना कहेगा। साइंस अपना स्टडी करता है चुपचाप एक सर्टेन वेरिएबल के ऊपर, सर्टेन इन्वायरमेंट के अंदर, और कहता है कि इस वेरिएबल में, इस इन्वायरमेंट, इस कंडीशन के अंदर ऐसा ऐसा चीज आया है, ठीक है? और हमने इतना बार रिपीट किया तो इतना बार आया है, तो संभावना है इतने प्रति, संभावना भी बताता है कितनी प्रतिशत संभावना है, तो इतनी प्रतिशत संभावना है कि जब ऐसा हो तो दोबारा ऐसा हो। लेकिन ये जो मीडिया वाले लोग होते हैं, है ना, चाहे यूट्यूब मीडिया वाले हो या ऐसे वाले, इनको कहना साइंस कहता है ना, ये कहता है वो कहता है, ये चीजें क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन का एक तरीका है। रिसर्च हमेशा एक लिमिटेड लिमिटेड होता है रिसर्च, ठीक है? उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसका एक फीचर है कि उसका लिमिटेड होना। वो ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही बात लगेगी। फिल्म को देख लिया कहीं पे, डायलॉग उसका फिल्म का, अब फिल्म क्या है, फिल्म जानबूझ के एक उबड़ खाबड़ चीज है, क्रिएटिव चीज है जिसको बनाया गया है। क्यों? क्योंकि आपको रियल रियल लाइफ की रियलिटी बोरिंग चीजें दिखाई जाएगी कि हाँ रियल लाइफ बोरिंग है। आपको 24 साल की उम्र से 65 साल की उम्र तक वही दिनचर्या को अपनाना है, सुबह उठना है, फिर उसके बाद ऑफिस जाना है, वही फाइल मूव करना है, तो फिर कुछ मजा नहीं आएगा। तो कैरेक्टर लिखने वाले क्या होते हैं, हम भी स्क्रिप्ट राइटर हैं, नाटक और ये सब के स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं। तो आपको
आपको जानबूझ के जो कैरेक्टर लिखते हैं ना उसमें फ्लॉ दिया जाता है, उसपे कुछ ऐसा ऊबड़-खाबड़ सा दिया जाता है कि ताकि वो रोचक लगे, चटखारेदार, जैसे अचार नहीं होना, कुछ कुछ होना चाहिए उसमें। तो वैसे करके बनाते हैं, उसको वो पर्सनैलिटी आप देते हैं। फिर उस पर्सनैलिटी को वो किसी संवाद के माध्यम से, किसी अनोखे से डायलॉग के माध्यम से वो मारता है और पिक्चर देख के जो लोग प्रभावित होते हैं, वो उसको जीवन का ज्ञान मान लेते हैं और कहते हैं, देखते नहीं हो मुन्ना भाई एमबीबीएस में सलमान का क्या नाम था? सलमान खान नहीं था यार, संजय दत्त, हाँ, संजय दत्त ऐसा बोला था, ये डायलॉग याद है? हाँ, ऐसे ही एक ये है, क्या बोलते हैं, द शेक्सपियर जो राइटर है, उनके किसी स्टोरी में या उपन्यास में एक लाइन लिखा गया है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, ठीक है? प्यार और जंग में सब जायज़ है। अब इसको अपना लिविंग प्रिंसिपल बना के बहुत लोग जी रहे हैं कि भाई हाँ, सब जायज़ है, पूरा ये चीज़। अरे भाई, वो रंगमंच था यार, वो नाटक था, उसको मसाला क्रिएट करने के लिए कुछ ऊबड़-खाबड़ सा बोलना था ऐसा जो कि हिट करे, है ना? तुम्हारे एनिमल पार्ट ऑफ माइंड को हिट करे और तुमको लगे कि ना, एकदम जो रैशनैलिटी और ये वो है, उससे नीड पूरी नहीं हो सकती, नीड ऐसे पूरा करो और उसको एकदम ब्रेव के वे में पोर्ट्रे किया जाए, तो आपको लगे कि हाँ, यही लाइफ प्रिंसिपल है, हम भी बड़े होके ऐसे ही बनेंगे, ऐसा ही होना चाहिए। हमारी भी जब विपरीत परिस्थितियाँ आएँ, तो इसी तरीके से डिसीज़न लो। तो क्या होगा, आपने बना लिया जीवन का मज़ाक। तो जैसे उस व्यक्ति ने क्या किया कि उसको ज्ञान समझ के क्या किया, उसको जीवन के हर पहलू पे अप्लाई करने लगा। नहीं भाई, वैसे नहीं करना है। हमारा रिसर्च जो क्या एक साइंटिफिक प्रोसेस है, वो कहता है कि ऐसे मत करो, जो लिमिटेड एरिया है उसको वहीं पे लगाओ, ठीक है? जहाँ पर लिमिटेड उसका डोमेन और स्कोप बताया गया है रिसर्च में। तो यहाँ तक जो था रिसर्च का, 1 सेकंड रुकिएगा, आपका ओवरव्यू था। शुभम में यहीं पे वीडियो पॉज़ कर दीजिए, फिर से दूसरा वीडियो बनाइएगा, ठीक है? जब बोलेंगे तब।